चलिए, तो अब जो अगला डिस्कशन, चलिए तो कल का होमवर्क आप लोगों ने किया? सेम। Mr. Joy, a young boy of 27 years, without any consideration, agreed to give Miss Julie, 10,000. Mr. Joy fails to fulfill his promise. Mr. Julie sues Mr. Joy for amount. एक लड़की को इम्प्रेस करना था। मैंने इसको बोला कि सुंदर कन्या, कल मैं आपको 10,000 देने का वादा करता हूँ, 12 बजे मस्त नहा धो के आ जाने का, एकदम तैयार होके मैं आपको 10,000 दूंगा। उसके तुम एकदम वो लड़की आगे तैयार होके, मैं खुद नहीं आया, मैं गायब हो गया। अब बच्चा, मैं 10,000 देने का प्रॉमिस किया था, बट उसके बदले आपने मुझे कुछ प्रॉमिस किया था क्या, या उस लड़की ने प्रॉमिस किया था? नहीं। मतलब कॉन्ट्रैक्ट तो है ही नहीं, कोई कंसीडरेशन ही है, नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। तो क्या होगा इस केस में? लेकिन वो जो जूली थी, उसने मेरे खिलाफ कोर्ट में केस फाइल कर दिया कि दुष्यंत ने प्रॉमिस किया था पैसे देने का, फिर नहीं दिए। तो ये जूली केस जीतेगी? हारेगी भाई, हारेगी, और हारेगी भाई, हारेगी, हारेगी भाई, हारेगी। मिस्टर जूली केस जीत जाएगी। बिल्कुल गलत है। मिस्टर जूली विल फेल एज अग्रीमेंट इज विदाउट कंसीडरेशन। मिस जूली विल सक्सीड। तो ये आंसर होगा बी। ठीक है, चलो पांचवा देखते हैं। तो पांचवा लीगल प्रिंसिपल क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू अपॉइंट जज ऑफ द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्या है यहाँ पे। फैक्चुअल सिचुएशन, देयर इज अ डेडलॉक बिटवीन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड द प्रेसिडेंट। मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट के बीच में झगड़ा हो गया। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड मिस्टर आदर्श एज द जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड मिस्टर गर्ग अपॉइंटेड एज जज ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, अब डिसाइड करना है मिस्टर गर्ग के अपॉइंटमेंट, मतलब एक मिनट समझिए। चलिए, तो मुझे एक चीज यहाँ पे क्लियरली याद रखिए, सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जज, ये बच्चे प्योरली पावर प्रेसिडेंट का है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव पावर प्रेसिडेंट। बेसिकली हाई कोर्ट के जजेस गवर्नर अपॉइंट करता है, बट प्रेसिडेंट की अनुशंसा, मतलब प्रेसिडेंट रिकमेंड करता है, गवर्नर अपॉइंट करता है हाई कोर्ट के जजेस। तो यहाँ पे जो भी प्रेसिडेंट किया है वो वैलिड होगा, प्राइम मिनिस्टर का यहाँ पे जो भी एक्शन है वो इनवैलिड होगा। ठीक है, तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट का जो अपॉइंटमेंट है दैट शुड बी वैलिड, क्योंकि वो प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया। ठीक है, चलिए, तो अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर गर्ग इज वैलिड इन द आइज ऑफ लॉ। अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर आदर्श इज वैलिड। अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर आदर्श एंड मिस्टर गर्ग void ab initio, none of the above। आंसर होगा ये बी। मिस्टर आदर्श का अपॉइंटमेंट जो प्रेसिडेंट ने किया वो वैलिड है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए छठवां देखते हैं, लीगल प्रिंसिपल। A violation of legal right with or without damage gives a right to take action in tort। मतलब अगर आपके लीगल राइट को किसी ने क्या किया है, वायलेट किया है, तो आप टॉर्ट में एक्शन ले सकते हैं। लेकिन वो याद रखिएगा, लीगल राइट से आपको लीगल डैमेज भी होना चाहिए, है ना। टॉर्ट अपन ने एक टॉर्ट में सिचुएशन देखते हैं। मिस्टर कितन एक कोचिंग क्लास एस्टैब्लिश करते हैं फॉर अ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम एंड चार्जेस 10,000 पर ईयर ट्यूशन फीस। मिस्टर कालिया ने भी एस्टैब्लिश किया और 7,000। बच्चों ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आपको पता है। ये मैंने जब पढ़ाया था आपको, तो ये मैंने केस डिस्कस किया था क्लास में कि इंजुरिया साइन डेमनम और डेमनम साइन इंजुरिया। तो ये आपका होमवर्क है, आप बताओगे कि यहाँ पे टॉट है या नहीं है। टॉट नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई लीगल इंजरी नहीं थी। तो आंसर शुड बी सी होना चाहिए। ठीक है, मैंने पढ़ा नहीं है, बट आप पढ़िए और इसको बताइए मुझे। चलिए, लीगल प्रिंसिपल सातवां। कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस लॉ। करेक्ट है, ये लीगल प्रिंसिपल है। आप देखते हैं केस क्या है। ABC Limited is incorporated under Companies Act 1956, कोई दिक्कत नहीं। ABC LLP incorporated under LLP Act 2008। ABC and company registered under Partnership Act 1932। ABC charitable। तो इसमें से कंपनी कौन सी होगी? सिर्फ ये पहली वाली। डिसाइड विच इज अ कंपनी। तो कंपनी सिर्फ ये है, क्योंकि ये सब तो अलग अलग लॉज के अंदर बने हैं। कंपनीज एक्ट के अंदर सिर्फ कौन सी कंपनी बनी है? ABC लिमिटेड। तो ये ध्यान में रखिएगा। चलिए चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ABC लिमिटेड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लीगल प्रिंसिपल। A master shall be responsible for the wrongful act of his servant in the course of his employment। मतलब मालिक विकेरियस लायबिलिटी, मालिक जो है वो नौकर के द्वारा किए गए कामों के लिए जिम्मेदार होगा। बच्चों ये बहुत अच्छा है, इसे अपना समझ लीजिए, पूरा लॉ हम रिवाइज कर रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या है, फैक्चुअल सिचुएशन क्या है। ABC लिमिटेड इज NBFC इज रजिस्टर्ड विद RBI टू एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक। तो ABC लिमिटेड क्या है? एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है जो किसके साथ रजिस्टर्ड है? RBI के साथ रजिस्टर्ड है। इसलिए रजिस्टर्ड है डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करने के लिए। ठीक है, Mr. Shyam appointed as authorized agent by ABC Limited to collect deposit money from several people on daily basis। श्याम को अपॉइंट किया है कि भाई तुम डेली बेसिस पे लोगों से क्या करो, पैसे इकट्ठे करो। तो एनबीएफसी का काम क्या है? डिपॉजिट लोगों से पैसे इकट्ठे करना। तो एनबीएफसी ने अपने बिहाफ पे श्याम को एजेंट अपॉइंट किया। श्याम कलेक्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम द पीपल ऑन डेली बेसिस। वन डे ही डिसअपीयर्ड। एक दिन श्याम क्या हो गया? गायब हो गया। वन मिस श्यामली हु हैड बीन हैंडलिंग ओवर द डिपॉजिट मनी टू मिस्टर Shyam found that nearly a month before his disappearance, he was not depositing her money at all। अच्छा, यहाँ पे श्यामली जो थी वो भी अपना पैसा किसको देती थी? श्याम को देती थी। और श्यामली को ये पता था कि भाई श्यामली को ये लग रहा था
कि एक महीने मतलब गायब होने के एक महीने पहले से श्याम जो है श्यामली से पैसा लेता था और जमा नहीं करता। ये श्यामली को शक था। Miss Shamli when approached ABC Limited, the NBFC took stand that Mr. Sham was not its employee. He is an agent and therefore ABC Limited is not responsible for his misconduct. Mr. Shamli जो है ABC Limited के खिलाफ केस करती है। बच्चों ये हमने अगेन टॉप में पढ़ाई है कि भाई वो एक ज्वेलरी वाला मैंने आपको कुछ केस भी पढ़ाया था। तो क्या यहाँ पे ABC Limited लायबल है? यस, ABC Limited इज लायबल। ठीक है, विकेरियस लायबिलिटी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लीगल प्रिंसिपल। The members of both Lok Sabha and Rajya Sabha are eligible to be the ministers of union government. Correct है? आप लोकसभा से सांसद हैं, जैसे निर्मला सीतारमन, she is from Rajya Sabha and she is a minister. ठीक है, नरेंद्र मोदी is from Lok Sabha and he is the prime minister. Factual situation. Mr. Ram Singh is the sitting member of Upper House of Parliament and as recommendations of Prime Minister of India, President of India appointed Mr. Ram Singh as Ministry of Education. ठीक है, साइन। क्या अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर राम सिंह वैलिड है? डेफिनेटली वैलिड है बच्चों, सीधी बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है बच्चों। चलिए 10वां देखते हैं, लीगल प्रिंसिपल। Tort is a civil wrong for which remedy is a common law for which unliquidated damage and which is not exclusively for breach of contract and breach of trust. करेक्ट है बच्चों, टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग है जिसके लिए डैमेजेस क्या है? अनलिक्विडेड डैमेज, मतलब कोर्ट डिसाइड करता है डैमेजेस का अमाउंट। ठीक है, और जो कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच नहीं है, ये मैंने टॉर्ट में डिस्कस किया है। अब एक सिचुएशन देखते हैं। मिस्टर सुनील के पास 6 पालतू कुत्ते हैं, विच आर वेरी फेरोशियस। फेरोशियस मतलब डेंजरस हैं और बहुत ज्यादा भौंकते हैं। Mr. Surendra is his next door neighbor and feels that he is not able to enjoy his property due to the presence of large number of dogs in the adjacent house. मेरे घर पे कुत्ते हैं, मेरे बगल वाले को इससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, मतलब उसको लगता है कि यार वो ना मजे नहीं ले पा रहा अपनी जिंदगी के कुत्तों के चक्कर में। He is contemplating मतलब सोच रहा है, क्या सोच रहा है कि लीगल एक्शन लिया जाए मिस्टर सुनील के अगेंस्ट। तो क्या अब बताना क्या होगा कि इनिशिएट एन एक्शन फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट मिस्टर सुनील? नहीं बेटो, कॉन्ट्रैक्ट का यहाँ पे सवाल है नहीं। इनिशिएट एक्शन फॉर अनलिक्विडेड डैमेज अंडर टॉर्ट बिकॉज़ देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट। आप टॉर्ट का केस फाइल कर सकते हो, देखते हैं। क्रिमिनल एक्शन तो बिल्कुल भी क्रिमिनल केस तो आप फाइल ही नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे थोड़ी ना कि कुत्तों ने आपको काटा और जानबूझ के सामने आपके वकील ने आपके बगल वाले ने कटवाया आपको, नहीं। नॉट बी सक्सेसफुल एज मिस्टर सुनील हैज अनरिस्ट्रिक्टेड राइट टू एंजॉय हिज पर्सनल प्रॉपर्टी। नो नो नो, आंसर होगा बी। आप कोर्ट जा सकते हैं क्योंकि यस आपका कंफर्ट, आपको नुकसान हो रहा है कुत्तों के भौंकने से, देयर इज अ डैमेज, देयर इज अ लीगल डैमेज बच्चों, आपका कंफर्ट जा रहा है, आपकी हेल्थ पे असर पड़ रहा है, तो आप जा सकते हैं। टॉर्ट में कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं जा सकते, क्रिमिनल केस फाइल नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे कोई क्राइम नहीं है, और ऐसा नहीं कि आपको अपनी प्रॉपर्टी के अंदर जो करना है कर सकते, तो आप अपनी प्रॉपर्टी के अंदर जुआरदार बनवा लो, जो करना है, ऐसा कुछ हो गया तो बिल्कुल जो है कोर्ट में आप टॉर्ट के अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, टॉर्ट में एक्शन ले सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लीगल प्रिंसिपल। Causing damage, however substantial to another person, is not actionable in law unless there is unless there is no violation of legal right of the plaintiff. नुकसान पहुंचाना कितना भी बड़ा हो, टॉर्ट में केस नहीं बनता जब तक किसी प्लेंटिफ मतलब जो कोर्ट जा रहा है उसका लीगल राइट डैमेज ना हो। मतलब अगर मैं आपके लीगल राइट को नुकसान ना पहुंचाऊं, मैं आपके लीगल राइट को अगर नुकसान ना पहुंचाऊं, तो फिर मैं आपको कितना भी डैमेजेस कर सकता हूं, मैं आपको कितना भी डैमेज, मैं आपको कितना भी बुरा कर सकता हूं अगर मैं आपके लीगल राइट को नुकसान ना पहुंचाऊं। ये टॉर्ट में एक प्रिंसिपल है। सिचुएशन देखिए, मिस्टर नंदन ने पेट्रोल पंप जो रिजर्व वेज बच्चों ने, ये होमवर्क है, ये मैंने ऊपर भी कराया है सेम चीज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Even where there is infringement of legal right which does not result in the harm, plaintiff can still, आपका लीगल राइट मतलब आपका लीगल राइट टूट रहा है, आपके लीगल राइट को कोई नुकसान पहुंचा रहा है, ठीक है, पर उससे आपके बॉडी को भी नुकसान नहीं हो रहा है, तो क्या आपके खिलाफ तो क्या आप सामने वाले को स्वीकार कर सकते हैं? ये भी मैं नहीं बताऊंगा, ये भी होमवर्क है, ये आपको रीड करना है, और ये एग्जांपल मैंने टॉर्ट के लेक्चर में दिया था। याद है, खाना बदोशी लोग हैं मेरी, वो आपका खेत होता था, उसमें कुछ लोग आके बैठ जाते थे, तो आपका कोई नुकसान नहीं होता, बट स्टिल देयर वाज लीगल डैमेज, अगर आपको याद हो। आगे बढ़ते हैं। Normally, the tortfeasor is liable for his tort, but in some cases a person may be held liable for tort committed by other. Tortfeasor मतलब जिसने tort किया है, तो नॉर्मली एक लीगल प्रिंसिपल है ना कि भाई जिसने tort किया वही लायबल होता है, लेकिन विकेरियस लायबिलिटी के केस में आपने tort नहीं किया है, किसी और ने tort किया है, उसके लिए भी आप लायबल होते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पार्टनर ने tort किया है, आप लायबल हो रहे हैं। सिचुएशन देखिए बच्चों, आप देखिए कितना अच्छा होता है ना, अपन ने हर एक चीज tort में, हर एक चीज ये बतौर एग्जाम्पल अपन ने पढ़ी है, और वही चीज हम यहाँ पे देख रहे हैं। चलिए देखिए केस। चलो, राहुल की कार उसका ड्राइवर चला रहा था, जब किसी राहगीर, पेडेस्ट्रियन मतलब राहगीर को ठोका, और राहगीर को बहुत इंजरी, मतलब आपका ड्राइवर कार चला रहा था, ड्राइवर ने कार किसी राहगीर को ठोक दी। He brought a legal action against Mr. Rahul because the car belonged to him and the driver was employed by him. The legal action of pedestrian against Rahul will. तो
कार आपका ड्राइवर आ था, ड्राइवर ने कार ठोक दी, जिसको ठोकी उसने आपके खिलाफ केस कर दिया, ड्राइवर के खिलाफ केस नहीं किया, आपके खिलाफ केस किया। बताइए क्या होगा उस केस में? डिसाइड। द केस विल फिल बिकॉज मिस्टर राहुल हैड नथिंग टू डू विद एक्सीडेंट। केस मतलब जो पेडेस्ट्रियन ने केस फाइल किया, कोर्ट उसको निरस्त कर देगा, क्या डिसमिस कर देगा, क्योंकि राहुल कार नहीं चला रहा। सक्सीड, सक्सीड मतलब केस पेडेस्ट्रियन जीत जाएगा राहुल के, बिकॉज द रिस्पांसिबिलिटी इन सच केस इज इम्प्यूटेड, इम्प्यूटेड मतलब गिवन बाय लॉ ऑन द ग्राउंड ऑफ सोशल पॉलिसी और एक्सपीडिएंसी, अर्जेंसी। सक्सीड बिकॉज द मास्टर इज ऑलवेज लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ हिज और हर सर्वेंट। तो बच्चों आंसर मेरे ख्याल से सी होगा, बी भी है बट सी इज द राइट आंसर, क्योंकि मास्टर जो है हमेशा अपने एजेंट के, क्योंकि ड्राइवर को आप सर्वेंट मान सकते हैं, तो मास्टर हमेशा सर्वेंट की हरकतों के लिए लायबल होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। लीगल प्रिंसिपल। द डिफेंडेंट, डिफेंडेंट मतलब जिसके खिलाफ केस फाइल हुआ है। द डिफेंडेंट इज लायबल इफ ही मेक्स अननेचुरल यूज ऑफ लैंड। करेक्ट। डिफेंडेंट इज लायबल इफ ही मेक्स नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड। याद है आपको? नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड मतलब पानी में आपने जमीन में जरूरत से ज्यादा गड्ढा खोद दिया पानी भरने के लिए, मतलब ठीक है, नेचुरल यूज मतलब एक लिमिट तक गड्ढा खोदा, ठीक है, जरूरत से ज्यादा गड्ढा खोद दिया। तो ये प्रिंसिपल है कि अगर आप, या फिर एक जमीन पे एक टंकी में आप 10 लीटर पानी भर सकते हैं, तो अगर आप उस टंकी में 10 लीटर पानी भरते हैं तो ये नेचुरल यूज ऑफ लैंड है। लेकिन 10 लीटर की टंकी में अगर आपने 40 लीटर पानी भर दिया तो ये नेचुरल यूज ऑफ लैंड नहीं है, ये आप प्राकृतिक इस्तेमाल है। तो करेक्ट है, डिफेंडेंट बिल्कुल लायबल है। अगर आपको याद हो रिलायंस वर्सेस फ्लेचर का केस भी हमने पढ़ा था कोर्ट में। Mr. Kundan had stored chemicals on his land, which escaped and caused damage to the adjacent properties, which belonged to Mr. Ankit. Mr. Ankit is, और मिस्टर अंकित ने केस फाइल किया। तो कुंदन ने खतरनाक केमिकल्स अपनी जमीन पर रखे थे, केमिकल निकल गए और मिस्टर अंकित के घर पे पहुंच गए, अंकित को नुकसान हुआ, अंकित ने केस फाइल किया, जीतेगा या हारेगा? ऑब्वियसली जीतेगा। तो आंसर इज बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लीगल प्रिंसिपल। एब्सोल्यूट और स्ट्रिक्ट लायबिलिटी आर एक्सेप्शंस टू द रिक्वायरमेंट ऑफ मेंस रिया। वेरी ट्रू। मेंस रिया का प्रिंसिपल क्या बोलता है कि कानून आपको, मेंस रिया क्या बोलता है, कानून आपको सजा तभी देगा जब आपकी नीयत में दोष है। चलिए थोड़ा सा खड़े हो जाते हैं। चलिए बच्चों, चलिए बच्चों, सो अच्छा बच्चों, एक और चीज पता है हमको, मैं ये रिकॉर्डिंग कितने बजे करूँगा? अभी घड़ी में कितना टाइम हुआ है? अभी बजे हैं 11:18। ये दिन नहीं है, ये रात है। ठीक है, तो इस टाइम पे रिकॉर्डिंग करने आया हूँ। एक्चुअली हमारा जो ऑफिस जिस एरिया में है, उस एरिया में अगल बगल बहुत सारे कोरोना के केसेस हैं, तो दोपहर को यहाँ पे सब कुछ डिसअलाउड है, यहाँ पे नहीं आ सकते आप। तो दैट्स द रीजन आई हैव कम एट दिस टाइम टू रिकॉर्ड। 1 घंटे हो गए मुझे यहाँ पे रिकॉर्ड करते करते। एनीवे, सो नेक्स्ट देखते हैं। तो बच्चों, आप लोगों के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं बच्चों, और मतलब हमारा लक्ष्य बस यही है कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करें, बहुत अच्छे से मेहनत करें, पास हों, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करें बच्चों। तो हम लोग अगर इतनी मेहनत कर सकते हैं, तो आप लोग तो बच्चों काफी यंग हैं, आप तो, हमारा तो बुढ़ापा है। सो बाहर पानी भी गिर रहा है बच्चों, और मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है, बिकॉज इस पूरी बिल्डिंग में, हमारी 3-4 मंजिल की बिल्डिंग है और यहाँ पे मैं अकेला हूँ इस पूरी बिल्डिंग में, तो थोड़ी फट भी रही है। बट बच्चों ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरी बेटी भी मुझे बोल रही है कि आ जाओ आ जाओ। सो बच्चों, सिर्फ एक ही चीज मैं बोलना चाहूंगा बच्चों, अपने लिए कर्म बहुत मैटर करते हैं। अपने को अपना काम करना है, अपने को जीवन में अपने कुछ भी लक्ष्य अगर रखा है, तो बच्चों उस लक्ष्य को पाना ही है, चाहे कुछ भी। मेरा टारगेट था आज कि मुझे 2 लेक्चर रिकॉर्ड करने थे, सिलेबस खत्म करना है बच्चों, आपका मोस्ट ऑफ द सिलेबस खत्म हो गया है, तो मैं सोच रहा था कि ये भी खत्म हो जाए। तो बस एक ही चीज याद रखिए बच्चों, कि अगर आपने पढ़ाई अच्छे से की, 2 टारगेट आप रोज के लिए सेट करते हैं, अगर आप बच्चों, एक चीज याद रखिए, सक्सेस का मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ बड़ा ठान लेना और उस बड़े के लिए कोशिश करते रहना। समझिए, बट जब कोई इंसान कुछ बड़ा करता है ना, तो उस बड़े में ना उसके रोज के छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि आप 100 करोड़ रुपए कमाने वाले हैं अपने जीवन में, तो 100 करोड़ की ना आपको कम से कम दिन में 2 घंटे जो आपने टारगेट सेट किए ना, वो आपको पूरे करने पड़ेंगे बच्चों। तो बच्चों नेक्स्ट देखते हैं अगला जो लीगल प्रिंसिपल है वो क्या है। तो अगला लीगल प्रिंसिपल ये है कि एब्सोल्यूट या स्ट्रिक्ट लायबिलिटी आर एक्सेप्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मेंस रिया। मतलब सीधी सी बात है, मैंने आपको डॉट में सब पढ़ा है। मेंस रिया का मतलब क्या होता है कि किसी भी इंसान को सजा नहीं मिलेगी जब तक उसकी नीयत खराब है, जब तक उसकी इंटेंशन गिट है। ठीक है, लेकिन अगर एब्सोल्यूट लायबिलिटी या स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का केस है, तो वहां पर मेंस रिया का प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होता। ठीक है, चलिए, जैसे रिलायंस वर्सेस फ्लेचर में सीन था, जो मिल का ओनर था, उसकी नीयत खराब थोड़ी ना थी, तो उसने क्या किया था, रिजर्वायर में जरूरत से ज्यादा पानी भरा था। तो क्या वो लायबल होगा, मिल का ओनर लायबल होगा? यस। और ये जो केस है ये वही है, सेम, रिलायंस वर्सेस फ्लेचर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा, ये तो बहुत इजी है। नेक्स्ट देखते हैं लीगल प्रिंसिपल।
कंसेंट ऑफ द प्लेंटिफ इज एन एक्सेप्शन टू द रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। वेरी ट्रू, बच्चे बिल्कुल सही है। जैसे कि मैंने आपको रिलायंस वर्सेस फ्लेचर के केस में भी मैंने बताया था कि अगर प्लेंटिफ का कंसेंट ले लिया होता, फॉर एग्जांपल मैंने रिजर्वायर में पानी रखा है, मेरे बगल में जो कोल माइंस वाला था, मैंने अगर उससे पूछ लिया होता, क्या पूछ लिया होता मैंने उसे कि यार मैंने रिजर्वायर में एक्स्ट्रा पानी रखा है, हो सकता है एक्स्ट्रा पानी लीक हो जाए और तुम्हारे कोल माइन के अंदर घुस जाए, तुमको कोई दिक्कत तो नहीं है? तो अगर कोल माइन के अंदर बोलता हाँ हाँ मुझे कोई दिक्कत नहीं, बस मुझे थोड़ा सा कोल देना है, या फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं, वी आर फ्रेंड्स, तो इस केस में अगर मान लो पानी गिर जाता और उसका वहां पे पहुंच जाता कोल माइन में, तो फिर वो कोई एक्शन ले सकता था? बिल्कुल ही नहीं। कंसेंट ऑफ द प्लेंटिफ, प्लेंटिफ मतलब शिकायत करता जो कोर्ट जाने वाला है, उसका अगर आपने पहले से कंसेंट ले लिया होता तो कोई भी दिक्कत नहीं है, वो कोई भी एक्शन नहीं ले सकता। चलिए देखें, Mr. Jagdish was subjected to a risk owing to the defect in the machinery at factory which he was employed. मिस्टर जगदीश को पता था कि जिस मशीन में वो काम करते हैं उसमें डिफेक्ट है, और उस डिफेक्ट की वजह से मतलब खराब मशीन में वो काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनके जीवन को खतरा है। He complained of this to the person who had the general management of the business, but was told nevertheless to go on with his work. तो जब मिस्टर जगदीश ने शिकायत की इंचार्ज से कि भाई देखो मशीनों में डिफेक्ट है, फिर भी मैं काम कर रहा हूँ, अपने जीवन को खतरे में डाल रहा हूँ, तो मिस्टर जगदीश को ही कहा गया नहीं नहीं ठीक है हम ठीक करेंगे, तुम काम करते रहो। He did and sustained the injury for which he brought an action against the factory. अब बच्चे मिस्टर जगदीश क्या किए? मिस्टर जगदीश ने शिकायत की थी, याद रखिए मिस्टर जगदीश ने कंसेंट नहीं किया, उन्होंने शिकायत की, उन्होंने शिकायत करी और फिर भी उनको कहा गया कि नहीं तुम काम करते रहो हम ठीक करवा देंगे, लेकिन मिस्टर जगदीश को इंजरी हो गई, चोट पहुंच गई, तो क्या मिस्टर जगदीश एक्शन ले सकते हैं? यस, क्योंकि मिस्टर जगदीश ने कंसेंट कहाँ दिया, उन्होंने तो शिकायत की थी। तो क्या होगा? तो मिस्टर जगदीश की जो सूट है मुकदमा फेल होगा? बिल्कुल फेल नहीं होगा। सूट विल सक्सीड, आंसर वुड बी बी। ये आंसर नहीं होगा, नहीं ये भी आंसर नहीं होगा, आंसर वुड बी बी। क्या है? सूट सक्सीड होगी, मतलब जो जगदीश है वो केस जीत जाएगा। क्यों? क्योंकि जगदीश ने रिस्क बताया था टू द मैनेजमेंट एंड हिज रिफ्यूजल टू वर्क माइट हैव लेड टू हिज टर्मिनेशन, और अगर वो बोलता कि मैं काम नहीं करूंगा तो शायद हो सकता है उसको काम से निकाल दिया जाता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। लीगल प्रिंसिपल, for the tort committed by a partner in the ordinary course of business of the firm, all other partners are liable to the same extent as the guilty of the partner. करेक्ट है, विकेरियस लायबिलिटी का केस है। अगर एक पार्टनर ने टॉर्ट कमिट किया है तो सारे पार्टनर्स उसके लायबल होते हैं, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, सिचुएशन देखते हैं। ए बी और सी चार सीए की फर्म में पार्टनर है। इन ऑर्डर टू सॉलिसिट अ वर्क फ्रॉम बिग बैंक, सॉलिसिट मतलब मांगना, तो बहुत बड़े बैंक में उनको ऑडिट का काम चाहिए था। ए, वन ऑफ द पार्टनर्स ब्राइब द बैंक सीनियर मैनेजर, जो फर्म का एक पार्टनर था जिसका नाम था ए, उसने रिश्वत दी किसको? बैंक के सीनियर मैनेजर को। क्यों रिश्वत दी? क्योंकि उनको काम चाहिए था। एंड इंड्यूस्ड हिम, इंड्यूस मतलब कन्विंस किया कि हमको ऑडिट का काम दे। डिसाइड, सारे पार्टनर्स लायबल हैं for it or committed by one of them, only the partner who paid the bribe is liable. Whether or not all the partners liable would depend upon the fact the liability of B and C। बच्चों सबसे अच्छा आंसर है ए, ज्यादा दिमाग में लगाना। प्रिंसिपल क्या है कि भाई जिसको पता था वो लायबल है, वो सब नहीं। अपना प्रिंसिपल क्या है विकेरियस लायबिलिटी का, कि एक पार्टनर ने टॉर्ट किया तो सारे लायबल थे, इस केस में सारे ही लायबल होंगे। ठीक है, चल नेक्स्ट देखते हैं। 18वां, द स्टेट कैन क्लेम इम्यूनिटी। इम्यूनिटी का मतलब होता है प्रोटेक्शन। स्टेट मतलब गवर्नमेंट, क्लेम मतलब मांग सकती है प्रोटेक्शन फ्रॉम द टॉर्टियस लायबिलिटी ओनली इन केसेस ऑफ सॉवरेन फंक्शन। सॉवरेन मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन। करेक्ट है बच्चों। स्टेट मतलब सरकार जो है, सरकार से अगर कोई टॉर्ट हो जाए और सरकार अगर ये साबित कर दे कि वो जो टॉर्ट हुआ है वो सॉवरेन फंक्शंस जो है, कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शंस है, उनको डिस्चार्ज करते टाइम टॉर्ट हुआ था, तो क्या स्टेट को प्रोटेक्शन मिलती है? जी हाँ, मिल जाती है। ठीक है, अब केस देखते हैं। चंद्रा और उसका पापा गोपाल वर लॉस्ड इन जेल। लॉस्ड इन जेल मतलब उनको जेल में डाला गया। Wherein one day bombs were hurled at them by their rivals, causing the death of Gopal and injuries to Chandra. तो चंद्रा और गोपाल दोनों को जेल में डाला गया। अब जेल में थे तो उनके जेल में उनके दुश्मन भी थे, तो उनको बम वगैरह से फेंका गया, नुकसान पहुंचाया गया, जिसमें गोपाल की डेथ हो गई। सॉरी, हाँ, गोपाल की डेथ हो गई और चंद्रा को नुकसान हुआ, इंजरी हुई। द विक्टिम वर हैविंग प्रीवियस नॉलेज ऑफ इम्पेंडिंग अटैक। विक्टिम था, दोनों को पता था कि उनके ऊपर हमला होगा जेल पे। विच दे कन्वे द अथॉरिटीज, और उन्होंने अथॉरिटीज को बताया भी था कि देखो यार जेल में हमारे दुश्मन है। पुलिस वालों को बताया हमको दूसरे सेल में रखो, दूसरे बैरक में रखो। बट नो एडिशनल सिक्योरिटी वाज प्रोवाइडेड टू देम, बट उनको कोई भी सुरक्षा नहीं दी गई, चंद्रा को और गोपाल को। On the contrary, there was a gross negligence since there was a great relaxation in the number of policemen who were guarded to jail on that fateful मतलब निर्णायक दिन, मतलब जिस दिन ये कांड हुआ था उस दिन जो जेल के अंदर जो गार्ड थे वो और कम हो गए। और thus on the ground of negligence suit was filed
बाय चंद्रा अगेंस्ट द गवर्नमेंट। तो बच्चों अब जेल में कांड हुआ है, तो क्या इसमें सरकार की जिम्मेदारी बनेगी लापरवाही की, टॉर्टियस लायबिलिटी होगी या नहीं होगी? बच्चों सीधा सा केस है, होगी डेफिनेटली। क्योंकि अगर मान लो सरकार ने सही सुरक्षा दी होती, सब कुछ सही होता, उसके बाद भी अगर कांड हुआ था तो सरकार जिम्मेदार नहीं थी। लेकिन यहाँ पे सरकार ने नेग्लिजेंस की है, लापरवाही की है। चंद्रा और गोपाल ने बोला था कि भाई हमको हमारी जान को खतरा, बट स्टिल सरकार ने कोई सुरक्षा नहीं दी। तो क्या होगा? तो चंद्रा की जो सूट है, चंद्रा ने जो मुकदमा, सूट का मतलब मुकदमा, सक्सीड बिकॉज देयर वाज अ ग्रॉस नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ स्टेट्स, fail because maintain jail facilities is a part of sovereign function, succeed because securing law and order is not a sovereign function, fail because state cannot held responsible anyway। मतलब ये जो सबसे सही आंसर, ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का बच्चे, सबसे सही आंसर क्या है? सक्सीड, क्योंकि स्टेट जो है, सरकार जो है, उसकी वो गैर जिम्मेदाराना तौर पे काम कर रहा था। दैट्स इट। तो बच्चों फिर देखें आगे क्या है। चलिए, लीगल प्रिंसिपल अंडर आर्टिकल 12 अनलेस कंटेक्स्ट, कंटेक्स्ट मतलब लिखा हुआ चीजें जो लिखी हुई हैं, अदरवाइज रिक्वायर्स द लॉ स्टेट्स। अगर कुछ और नहीं लिखा है, लॉ स्टेट के अंदर क्या क्या आता है? गवर्नमेंट, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट, ऑल द लोकल एंड अदर टेरिटरीज विद इन टेरिटरीज ऑफ इंडिया और अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये जरूर है, ये हमने कहाँ पढ़ा था? आर्टिकल 12 कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा था। अब सिचुएशन देखते हैं। मिस्टर अरविंद इज एम्प्लॉयड विद ओएनजीसी, ही फेसेस डिस्क्रिमिनेशन एट द वर्क at the hands of the management and thinks that his right to equality is violated। तो मिस्टर अरविंद जो है वो कहाँ पे काम करते हैं? ओएनजीसी में काम करते हैं, और उनको लगता है कि उनका जो इक्वालिटी है उसको वायलेट किया जा रहा है, राइट ऑफ इक्वालिटी, क्योंकि उनके साथ भेदभाव होता है, कंपनी उनको अच्छा ट्रीटमेंट नहीं देती अगर दूसरे एम्प्लॉइज के साथ कंपेयर किया जाए तो। ही कंटेम्पलेट्स, कंटेम्पलेट्स मतलब सोचता है, क्या सोचता है? मूविंग अ रिट पिटीशन, रिट पिटीशन मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल रिलीफ अगेंस्ट ओएनजीसी, बट हिज कलीग सजेस्ट दैट मिस्टर अरविंद विल नॉट सक्सीड बिकॉज़ ओएनजीसी इज स्टेट। तो वो बोलता है कि मैं ओएनजीसी के खिलाफ कोर्ट में क्या कर देता हूँ, एक केस फाइल कर देता हूँ। लेकिन उसके जो कलीग्स हैं वो बोलते हैं कि नहीं, ओएनजीसी के खिलाफ कोर्ट में केस फाइल मत कर, क्योंकि ओएनजीसी क्या है? स्टेट है। तो मुझे तो बेसिकली यहाँ पे हमको ये डिसाइड करना है कि ओएनजीसी स्टेट है या नहीं है। तो ओएनजीसी ना, अब देखो डेफिनेशन में, ना ओएनजीसी गवर्नमेंट है, ना पार्लियामेंट है, ना स्टेट की गवर्नमेंट है, ना स्टेट का लेजिस्लेचर है, ना ही ओएनजीसी कोई लोकल अथॉरिटी, बिकॉज़ ओएनजीसी इज अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट। और आप सबको पता है कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। तो कंपनी के अंदर भले ही शेयर गवर्नमेंट के हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट एक बार कोई एंटिटी कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर हो जाए तो वो क्या बन जाती है बच्चों? कोई भी एंटिटी अगर कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर हो जाए तो क्या बन जाती है? वो बन जाती है एक सेपरेट लीगल एंटिटी। तो ओएनजीसी बिल्कुल यहाँ पे स्टेट नहीं है, बिकॉज़ इट्स अ, एक बार कोई एंटिटी कंपनी के अंदर रजिस्टर होगी तो वो सेपरेट पर्सन है। हाँ, अगर उस कंपनी की 100% शेयर कैपिटल किसके पास है? गवर्नमेंट के पास है, तो ऐसा हो सकता है कि उसको सेपरेट लीगल एंटिटी ना माना जाए, उसको स्टेट माना जाए। बट ओएनजीसी की तो लिस्टेड कंपनी है, बहुत सारे लोगों के पास, मेरे पास भी ओएनजीसी के शेयर्स हैं, तो यहाँ पे आंसर होगा ओएनजीसी इज नॉट अ स्टेट। दैट्स इट। चलिए 20 देखते हैं। नेक्स्ट इज अपना जो है लीगल प्रिंसिपल नंबर 20। लेट्स सी 20 में क्या है। No person shall be convicted of any offence except for violation of law in force at the time of commission of the act charged as an offence। मतलब आपको अगर कॉन्विक्ट किया जा रहा है, अगर आपको सजा सुनाई जा रही है, तो आपको सिर्फ उसी गुनाह की सजा सुनानी चाहिए जो गुनाह आपने किया है वो उस समय के लॉ के हिसाब से गुनाह है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, अगर मैंने कोई ऐसे लॉ के अंदर गुनाह किया है, जैसे बच्चों आज मान लीजिए छोटा सा एग्जाम्पल अगर मैं दूं, आज फॉर एग्जाम्पल यूएस जाके शॉपिंग करना अलाउड है, ठीक है। मान लो 1965 में ऐसा कोई लॉ होता कि यूएस जाके आप शॉपिंग नहीं कर सकते, तो वो लॉ 1965 का था, 1965 में खत्म हो गया, ठीक है। लेकिन आज मैं गया यूएस से शॉपिंग करके आया, मैं एयरपोर्ट पे आया, सरकार ने मुझे जेल के अंदर डाल दिया कि भाई तुमने यूएस से शॉपिंग की, 1965 में ऑफेंस था। अरे बाबा, तो 1965 थोड़ी ना, ये तो 2020 है। कुल मिला के आपको सजा मिलेगी तो उसी समय के लॉ के हिसाब से मिलेगी जो लॉ एग्जिस्ट करता है। पुराने लॉ के हिसाब से आपको सजा नहीं मिलेगी। प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्स पोस्ट फैक्ट लॉ, अगर आपको याद हो, हमने पढ़ा कॉन्स्टिट्यूशन में। देखते हैं चांदनी, और मेरी चांदनी, चांदनी देखते हैं क्या बोलती है चांदनी। Chandni had an attraction with her classmate in the college, and the heat of the moment, she hurled a racist abuse at her classmate. Sorry, मैं attraction बोल रहा था। Altercation, altercation मतलब दुश्मनी टाइप की एक चिढ़ थी। और heat of the moment मतलब, heat of the moment मतलब एकदम जोश में आके उसने racist abuse अपनी classmate को बोले। racist मतलब एक काली, एक गंवार, कुछ तो ऐसा कलर से, racist मतलब कलर से रिलेटेड। And her classmate was deeply offended. Offended मतलब बुरा लग गया उसकी क्लासमेट को। Miss Chandni had later apologized for it. In next few months, a law was passed
which made racist abuse punishable. ठीक है, तो चांदनी ने क्या किया, गाली दी, करिया काली साली, काली काली काली, ये काली काली लड़की, ये पागल पागल लड़की, काले काले बाल। तो चांदनी ने अपनी क्लासमेट को बुरा बोला, लेकिन चन्नी को गिला किया, मैंने बोल दिया, तो चांदनी ने उसे माफी मांग ली, भाई माफ करो मुझे, मेरे से गलती हो गई। 2 महीने के बाद, मतलब ये वाक्या होने के 2 महीने के बाद सरकार ने कानून बनाया जिसने कहा कि रंग के ऊपर आधारित अगर कोई भी छीटक या टिप्पणी करता है तो वो गुनाह है, पनिशेबल। लेकिन कब हुआ, गुनाह करने के 2 महीने के बाद। अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट लॉ ऑफ लिमिटेशन डज नॉट अप्लाई टू द क्रिमिनल एक्ट। अच्छा, क्रिमिनल एक्ट को लिमिटेशन, जो क्रिमिनल केस होते हैं वहां पे लिमिटेशन का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होता। लिमिटेशन मतलब, लिमिटेशन लॉ का मतलब होता है कि इतने टाइम के अंदर पहुंच जाना है, जिस दिन गुनाह हुआ उसके 6 महीने के अंदर पहुंच जाना है। तो जो क्रिमिनल केस होते हैं वहां पे, जो क्रिमिनल जो संगीन मामले होते हैं क्रिमिनल, वहां पे कोर्ट जाने का कोई टाइम तय नहीं है, आप कभी कोर्ट जा सकते हो। She moved an application to the court to initiate an action against Mr. Chandni for the racist abuse. तो चांदनी की जो दोस्त थी वो कोर्ट चली गई कि भाई चांदनी ने मेरे खिलाफ क्या किया है, कलर जाति रंग से आधारित टिप्पणी की है, और कौन से लॉ के अंदर एकदम नया जो लॉ बना है। तो आपको क्या लगता है, चांदनी की जो क्लासमेट है वो केस जीतेगी हारेगी? जीतेगी हारेगी, भाई हारेगी, आप बताओगे मुझे। चांदनी की जो फ्रेंड है वो केस जीतेगी हारेगी? मैं बोलता हूँ प्रजोश में बोलता हूँ, चांदनी की फ्रेंड जो है केस को हार जाएगी, हार जाएगी। क्यों हार जाएगी? क्योंकि चांदनी ने जो रेसिस्ट रिमार्क था वो कब दिया था, वो तब दिया था जब इसके ऊपर कोई कानून नहीं बना था। ठीक है, तो बच्चों देखिए, तो आंसर वुड बी ए। बाकी ऑप्शन आप देख सकते हैं। तो चांदनी जो है, चांदनी की दोस्त का जो है वो सूट जो है, मुकदमा जो है चांदनी की दोस्त का, वो फेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली जब उसने रिमार्क पास किया तब कोई कानून था ही नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन 21 पे आ जाएंगे, लीगल प्रिंसिपल देखते क्या है। No person shall be subjected to a penalty greater than that which might have been inflicted. Inflicted मतलब arise under the law in force at the time of commission of the offense. करेक्ट है बच्चों, बात सही है। तो मतलब आज मान लीजिए चोरी की सजा है, आज अगर मान लो ट्रेन में मैं आज के दिन ट्रेन में विदाउट टिकट ट्रेवल करने का फाइन 500 रुपए, मैंने आज के दिन ट्रेन में बिना टिकट फाइन ट्रेवल किया, तो मुझे फाइन कितना लगना चाहिए? 500। तो ठीक है, मैंने आज 500 रुपए भर दिया। मेरे फाइन भरने के 1 महीने के बाद ट्रेन में बिना टिकट का ट्रेवल करने का जो फाइन था उसको 10 लाख रुपए कर दिया गया। कब? 1 महीने के बाद। मेरे को सीधे नोटिस आता है, सुबह सुबह मैं सोते उठा, एकदम अच्छे से गुड मॉर्निंग, चाय लाओ चाय लाओ, मेरे पास में एक नोटिस आ गया। नोटिस में लिखा था कि तुमने 1 महीने पहले बिना टिकट में ट्रेवल किया था, 500 रुपए फाइन दिया था। अभी तो फाइन जो हो गया वो 10 लाख हो गया, 9,99,500 रुपए का फाइन तुम्हारा बाकी है, पे कर दो, क्योंकि फाइन कल से बढ़ गया है। गलत है। एक इंसान को उसी वही लॉ की पनिशमेंट मिलेगी, या एक इंसान को फाइन या जो भी सजा है वो उसी वक्त के लॉ के हिसाब से सजा मिलेगी। बाद में लॉ में कुछ सजा बढ़ जाती है, कम हो जाती है, इससे उस इंसान के गुनाह को कोई फर्क नहीं पड़ता। देखते हैं। A person was accused of cheating and before he was arrested and committed to trial for it, the law relating to cheating was changed and punishment of it was increased to life imprisonment. ठीक है, चीटिंग था, एक इंसान ने चीटिंग किया था, बिफोर ही वाज अरेस्टेड एंड कमिटेड टू ट्रायल फॉर इट, तो उसके अरेस्ट और ट्रायल शुरू होने के पहले जो चीटिंग की सजा होगी वो उम्र कैद होगी। द पर्सन वाज फाउंड गिल्टी एंड सेंटेंस्ड टू लाइफ इंप्रिजनमेंट। ही डिसाइडेड टू चैलेंज। तो मतलब जब उसने चीटिंग किया तब लाइफ इंप्रिजनमेंट, उम्र कैद की सजा नहीं थी। उम्र कैद की सजा कब हुई? उसके चीट करने के बाद। तो क्या होगा आप मुझे बताइए। तो उसने केस फाइल किया कि भाई मेरे को, उस बंदे ने केस फाइल किया कि मेरे को जो सजा हुई है ना वो गलत सजा हुई है, मतलब मेरे को नए लॉ के अंदर सजा दी है, मतलब नया ये पनिशमेंट मेरे ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि जब मैंने चीटिंग किया तब उम्र कैद नहीं थी, सजा लाइफ इंप्रिजनमेंट नहीं थी। तो ये जो बंदा है, ये जो कोर्ट के डिसीजन जज कर जीतेगा हारेगा? ये केस जीत जाएगा। will fail because punishment for cheating was increased to life imprisonment before his trial। नहीं बच्चों, केस कब चालू हुआ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सजा उस लॉ के हिसाब से मिलेगी जिस दिन आपने गुनाह किया था। केस कब चालू होता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सक्सीड मतलब ये जो बंदा है, इसने जो कोर्ट के डिसीजन को चैलेंज किया, सक्सीड बिकॉज़ द पनिशमेंट फॉर चीटिंग वाज नॉट लाइफ। आंसर वुड बी सी। नहीं बच्चों, आंसर इज बी। ठीक है, एक बार अच्छे से पढ़ सकते हैं। चलिए, लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 22। लेट्स सी व्हाट इज 22। चलिए, सो अगला हम देखते हैं क्या है भाई। Parliament can amend any part of Constitution including the fundamental rights, but Parliament cannot alter basic structure। बहुत सही चीज है, हमने पढ़ा है, बहुत विस्तार में पढ़ा है हमने तो ये चीज कि भाई पार्लियामेंट आप जो चाहे आपके जिस फंडामेंटल राइट को चाहे उस फंडामेंटल राइट को चेंज कर सकता है आर्टिकल 368 के अंदर, बट पार्लियामेंट ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता जिससे आपको बेसिक स्ट्रक्चर जो चेंज हो जाए। याद है आपको इंदिरा गांधी वर्सेस राजीव गांधी का केस हमने पढ़ा था? देखते हैं।
Government of India passed a constitutional amendment act by which the effect of curbing independence of judiciary, बच्चों ये तो बेसिक स्ट्रक्चर में अमेंड करा है, तो सरकार ने कानून बनाया और उस कानून के थ्रू कर मतलब कम करना, सरकार जो है कोर्ट्स की पावर को कम करने की कोशिश कर रही है, ठीक है, और इसके चेंजेस कहाँ पे ला रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में। The act has been challenged in the Supreme Court by a group of NGO and public spirited individual. Public spirited मतलब बौद्धिक लोग, दिमागी जिनका दिमाग बहुत ज्यादा है वो लोग, कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। तो आपको क्या लगता है, तो समझ में आया बच्चों क्या हो रहा है यहाँ पे? पार्लियामेंट जो है कोर्ट की पावर छीनना चाहता है, कोर्ट की पावर कम करने के लिए कानून बना रहा है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस कर रहा है। तो कौन जीतेगा बच्चों? ऑब्वियसली जो एनजीओ वो जीत जाएगी, क्योंकि पार्लियामेंट क्या कर रहा है बच्चों, जुडिशरी की इंडिपेंडेंस, ये बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसके साथ पार्लियामेंट छेड़छाड़ नहीं कर सकता। तो क्या होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, सक्सीड। एनजीओ का केस जो है वो जीत जाएगी एनजीओ, बिकॉज़ एनी अमेंडमेंट दैट compromises the independence of judiciary is unconstitutional. Fail because parliament has unlimited power, नहीं ये तो गलत है। Succeed because the amendment was not brought to the parliament with the consent of, नहीं ये भी गलत है। फिर बच्चे तो सही आंसर यही है, अमेंडमेंट दैट compromises independence of judiciary is unconstitutional, क्योंकि ये it deals with बेसिक स्ट्रक्चर। किससे डील करता है? ये बेसिक स्ट्रक्चर से डील करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए 23 डायरेक्टिव प्रिंसिपल। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर, ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अगेंस्ट अगर कोई लॉ है तो वो लॉ, जैसे फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट कोई लॉ होता है तो लॉ ही इनवैलिड हो जाता है, बट डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अगेंस्ट कोई लॉ है तो वो इनवैलिड नहीं होगा। चलिए देखते हैं। मिस्टर स्मिथ वर्क्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ काउ। मिस्टर स्मिथ जो है वो गौरक्षक हैं। ही हैज कम टू नो दैट इन सम स्टेट्स स्लॉटरिंग ऑफ काउज इज परमिसिबल अंडर लॉ। उनको पता चला कि कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे, जैसे तेलंगाना है, पश्चिम बंगाल है, वेस्ट बंगाल है, यहाँ पे आप काउ को, गाय की हत्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, ठीक है। He also knows that one of the directive principles of the state policy calls upon the state to prohibit cow slaughter. उसको ये भी पता है कि भाई डायरेक्टिव प्रिंसिपल में लिखा है कि सरकार जो है काउ स्लॉटर को रोकेगी। Based on this, Mr. Smith approaches Supreme Court of India for getting direction to the states to enact pass anti-cow slaughtering law. His petition will, ठीक है, तो ये आंसर है, फिल, ठीक है। तो सीधी बात है भाई, डायरेक्टिव प्रिंसिपल को कोर्ट एनफोर्स नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या करना है क्या नहीं करना है ये सरकार को डिसाइड कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड बाय द कोर्ट, जैसे फंडामेंटल राइट कोर्ट इन्फोर्स कर सकता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल को नहीं कर सकता। चलिए टॉपिक को देखते हैं। The right of all citizens to practice any profession or to carry on any occupation, trade or business is fundamental right. Very true. हमारे देश में हर एक नागरिक को अधिकार है कि वो 25 आर्टिकल 25 26 27 मेरे हिसाब से, कि आप अपने चॉइस का, अपनी इच्छा से अपना धर्म का पालन कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, या फिर अपने हिसाब से बिजनेस कर सकते हैं। फैक्चुअल सिचुएशन देखिए, ड्यू टू अ लॉ पास्ड बाय पार्लियामेंट, even a person with good knowledge of law cannot appear in the court as lawyer unless he has a law degree from the university and fulfills other mandatory qualification conditions. Due to this, Mr. Dinesh is not able to appear in the court and believes that the government is denying his fundamental right. बच्चों ये बताइए मुझे, बच्चों इस केस में ये होमवर्क है बच्चों, इसमें मैं आपको आंसर भी यही बता देता हूँ कि भाई साहब सीधी बात है कि अगर कोर्ट ने ये कहा है, अगर लॉ का सरकार ने ऐसा कहा है कि भाई सिर्फ जिसके पास लॉ डिग्री है वही कोर्ट में अपियर कर सकता है, तो सरकार बिल्कुल सही है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है सरकार, आपकी फ्रीडम ऑफ बिजनेस, ट्रेड प्रोफेशन की जो भी फ्रीडम है उसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन डाल सकते हैं। चलिए 25वां देखते हैं, लीगल प्रिंसिपल। Article 14 of Constitution says that the state shall not deny any person's equality before law or equal protection of law within territory of India. Correct है, equality before law और equal protection of law, याद है, नेगेटिव कंसेप्ट पॉजिटिव कंसेप्ट। चलिए देखते हैं सिचुएशन क्या है। Due to growing menace मतलब परेशानी of terrorism in the country, the government of India decided to have new substantive criminal laws. नया substantive criminal law मतलब substantive मतलब समझने वाला criminal law for terrorists from other countries. A foreign terrorist captured by the police and subjected to the new law claimed that his rights under Article 14 are violated. His claim will fail. चलिए मैं आपको एक बार समझा दूं। अच्छा, आर्टिकल 14 तो आप सबने मेरे साथ पढ़ा है, उसके बाद आपको ये भी पता है कि आर्टिकल 14 के अंदर एक्सेप्शन भी है, जिसमें वो हमने पढ़ा था, सिंगल पर्सनल लॉ पढ़ा था, फिर स्टेट्स के बारे में पढ़ा था अपने, डू रिमेंबर कि आर्टिकल 14 में क्लासिफिकेशन हो सकता है, अगर आपको याद हो, स्पेशल कोर्ट, स्पेशल प्रोसीजर्स। तो सरकार ने टेररिस्ट लोगों के लिए अलग लॉ बनाया है, तो क्या सरकार के द्वारा जो लॉ बनाया गया टेररिस्ट के वो सही है? यस बच्चों, इक्वल्स हैव विल बी ट्रीटेड इक्वली बट अनइक्वल्स मे बी ट्रीटेड डिफरेंटली, अगर आपको याद हो। तो इक्वल लोगों को इक्वल ट्रीटमेंट मिलता है और अनइक्वल लोगों को डिफरेंशियल ट्रीटमेंट, डिफरेंट ट्रीटमेंट भी मिल सकता है। ये कहां पे लिखा है? अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है बच्चों, तो कोई दिक्कत है ही नहीं।
तो वो टेररिस्ट बोलता है कि भाई मेरे लिए जो तुमने अलग लॉ बनाया है वो लॉ इनवैलिड है, मुझे तो सीआरपीसी और आईपीसी के हिसाब से पनिशमेंट मिलनी चाहिए। नहीं, तो हमेशा याद रखना अलग क्लास के लोगों के अलग लॉ, या टेररिज्म जैसे सब्जेक्ट मैटर के लिए अलग लॉ बनाया जा सकता है। टेररिस्ट ने जो केस फाइल किया कि उसको आर्टिकल 40 की रिलीफ चाहिए, कि उसका उसका केस भी नॉर्मल लॉ के अंदर जाना चाहिए, बच्चों वो फेल हो जाएगा। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, फेल ए नहीं होगा। फेल बिकॉज द राइट अंडर आर्टिकल कैन नॉट बी मेड अवेलेबल टू द पीपल। नहीं, एक मिनट, ये हो जाएगा बच्चों, टेररिस्ट एक्टिविटीज। क्यों? क्योंकि बिकॉज देयर आर सेपरेट लॉ दैट डील्स विद टेररिज्म। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं। 26th लीगल प्रिंसिपल देखते हैं। The ambit of ordinance making power of the president is coextensive with legislative power of parliament। मतलब प्रेसिडेंट की जो ऑर्डिनरी ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है, वो पावर मतलब पार्लियामेंट की जो पावर्स है उनके साथ साथ चलती है। बिल्कुल सही है, ये प्रिंसिपल बिल्कुल सही है। मतलब प्रेसिडेंट जो है ऑर्डिनेंस नॉर्मली तभी बनाता है जब उसको ये प्रेसिडेंट लॉ तभी बनाता है जब जो पार्लियामेंट है वो उसको बोलती है, या फिर सॉरी सॉरी यहाँ मैं थोड़ा सा मतलब कोएशन से मतलब पार्लियामेंट भी लॉ बना सकती है और प्रेसिडेंट के पास पावर है वो भी ऑर्डिनेंस बना सकता है। तो जो पावर पार्लियामेंट की है वही पावर प्रेसिडेंट के पास भी लॉ बनाने की। मैंने आपको बताया कब और कैसे ही है, कॉन्स्टिट्यूशन में आप देख सकते हैं लेक्चर। देखते हैं। ड्यूरिंग अ टाइम व्हेन लोकसभा वाज नॉट इन सेशन, ध्यान से देखिए, जब लोकसभा सेशन में नहीं थी, लोकसभा का नहीं चल रही थी लोकसभा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रोमulgated, प्रोमulgated मतलब बनाया एन ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस मतलब एक लॉ बेसिकली ऑन अ मैटर व्हिच वाज नॉट वेरी अर्जेंट। तो प्रेसिडेंट ने एक लॉ बनाया, उस मैटर पे बनाया जो इतना अर्जेंट नहीं था। A non-governmental organization decided to challenge the ordinance as ultra virus the constitution. His challenge failed। तो अब ये बड़ा प्रेसिडेंट ने लॉ बनाया है, भले वो अर्जेंट है या नहीं है वो छोड़ दो, प्रेसिडेंट को क्या लगता है वो मैटर करता है। प्रेसिडेंट ने लॉ बनाया है और एनजीओ दो कड़ी की एनजीओ को चैलेंज कर रही है, नहीं वो जो है वो प्रेसिडेंट अपनी पावर अल्ट्रा वायरस मतलब अपनी पावर के बाहर जाके लॉ बना रहे हैं। बताइए, तो एनजीओ ने जो केस फाइल किया प्रेसिडेंट के लॉ के अगेंस्ट, क्या वो केस सक्सेसफुल होगा? Because ordinance is to be promulgated, की ordinance सिर्फ urgent cases में आएगा। Fail because the use of power to promulgate ordinance is left to the discretion of the president। Fail because the use of the power to promulgate ordinance is left to the discretion of government। Succeed because नहीं, तो ये आंसर है ये। फेल मतलब एनजीओ का जो केस है वो फेल हो जाएगा, क्यों? क्योंकि जो पावर है ऑर्डिनेंस लाने की वो प्रेसिडेंट की इच्छा के बगैर, प्रेसिडेंट को लगता है, आपको पता नहीं, आपको लगता है कि अर्जेंट है ही नहीं है, वो मैटर नहीं करता, प्रेसिडेंट क्या सोचता है वो मैटर करता है। तो एनजीओ का केस जो प्रेसिडेंट के अगेंस्ट है वो हार जाएगी, एनजीओ फेल हो जाएगा वो केस। चलिए नेक्स्ट लीगल प्रिंसिपल देखते हैं। The state shall not make any law which takes away or abuses the right conferred in part 3, part 3 मतलब fundamental right, and if such law is made it shall be void to the extent which it curtails such right। करेक्ट है, स्टेट ऐसा कोई लॉ नहीं बना सकता जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है, या फंडामेंटल राइट को कम करता है, और अगर स्टेट ने वैसा लॉ या पार्लियामेंट ने वैसा लॉ बनाया तो उस लॉ का उतना पार्ट इनवैलिड हो जाएगा जितना पार्ट फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है। राइट टू प्रॉपर्टी वाज अ फंडामेंटल राइट बट वाज अबॉलिश्ड बाय अमेंडमेंट। मैंने आपको बताया था लेक्चर में कि पहले प्रॉपर्टी का राइट फंडामेंटल राइट था लेकिन बाद में उसको खत्म कर दिया गया। मिस्टर गौतम डिसाइड टू चैलेंज द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द अमेंडमेंट। गौतम जो है वो बोलता है कि नहीं साला ऐसे कैसे ये लोग मतलब इतना अच्छा राइट था फंडामेंटल राइट प्रॉपर्टी, जहां पे खड़े हो जाए और बोल दे मेरी प्रॉपर्टी वो मेरी प्रॉपर्टी, क्योंकि फंडामेंटल राइट था ना, पहले मैंने बताया लेक्चर में अगर आपने सुना हो तो। मिस्टर गौतम जो है वो उस फंडामेंटल राइट मतलब जो वो राइट टू प्रॉपर्टी अबॉलिश हुआ है ना उसको चैलेंज कर रहे हैं कि सरकार ने कैसे मेरा फंडामेंटल राइट छीन लिया लॉ बना के। तो क्या होगा इसका आंसर? मिस्टर गौतम का सक्सेस होगा या फेल होगा? तो सक्सेस तो होने वाला है नहीं, क्योंकि भैया सीधी कॉमन से लगाओ, राइट टू प्रॉपर्टी इज अ फंडामेंटल राइट, आज भी है। राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, क्योंकि बहुत पहले ही चला गया है राइट टू प्रॉपर्टी। फेल होगा, फेल क्यों होगा? फेल बिकॉज लॉ रिफर्ड टू इन द अबव स्टेटमेंट डज नॉट अप्लाई टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। फेल बिकॉज राइट टू प्रॉपर्टी वाज नॉट कन्फर्ड बाय पार्ट 3। तो बताइए बच्चों, तो पार्लियामेंट ने जो अमेंडमेंट किया था राइट टू प्रॉपर्टी को अबॉलिश करके हटा के, तो मिस्टर गौतम को लगता है वो गलत है, तो मिस्टर गौतम ने केस फाइल किया। तो अब इस मिस्टर गौतम केस हारेगा। क्यों हारेगा? बिकॉज लॉ referred to the above statement does not apply to Constitutional Amendment Act। Failed because right to property was not conferred by part 3। डी आ जाएगा बच्चे इसका आंसर। पार्लियामेंट ने एक मिनट, फेल बिकॉज राइट टू प्रॉपर्टी वाज नॉट कन्फर्ड बाय पार्ट 3। पार्ट 3 ने कभी भी राइट टू प्रॉपर्टी दिया नहीं था। फेल बिकॉज लॉ रेफर टू अबव स्टेटमेंट डज नॉट अप्लाई टू कॉन्स्टिट्यूशन। फेल तो है,
ये वाला जो स्टेटमेंट है ये थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। चलिए बच्चों, तो थोड़ा सा बैठ जाते हैं और एक बार फिर से देखते हैं क्या है। द स्टेट शैल नॉट मेक, हाँ बच्चों, तो ये वाला जो सी वाला पॉइंट है, फेल बिकॉज राइट टू प्रॉपर्टी वाज नॉट कन्फर्ड। तो बच्चों ये स्टेटमेंट भी ना गलत है, मतलब गलत मतलब राइट टू प्रॉपर्टी वाज एक्चुअली कन्फर्ड बाय पार्ट 3। मतलब पहले पहले था, मतलब राइट टू प्रॉपर्टी वाज अ फंडामेंटल राइट। ठीक है, तो इन दोनों में से एक होना चाहिए, बट ये वाला जो पॉइंट है, क्योंकि ये गलत है, मतलब क्योंकि प्रॉपर्टी वाला राइट जो था इट वाज द पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट, बट वो अब नहीं है, तो आंसर वुड बी दिस बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लीगल प्रिंसिपल, देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट हु शैल इन एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन एक्ट इन अकॉर्डेंस विद सच एडवाइस। करेक्ट है, एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी जो प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस देगी। कब? जब प्राइम मिनिस्टर किसको एडवाइस दे? प्रेसिडेंट को एडवाइस दे। ठीक है। नाउ लोकसभा general election in 1996 did not give any party clear majority, and various political parties in their individual capacity and in association with other parties stake the claim with the president to form the government. Correct है? आप सबको वर्ष 1998 के इलेक्शन अगर याद हो, आप लोग तो पैदा भी नहीं होंगे शायद, तो 1998 में किसी भी पार्टी को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिली, तो अलग अलग पार्टी ने गठबंधन बनाया और वो जो मैजिक फिगर है 272 का वो लेके आए लोकसभा पे और उन्होंने क्लेम किया कि हमें सरकार बनानी है। The president had to invite one such party or a group to form the government. He was bound to follow the advice of outgoing prime minister on who should be first called to form the government, free to exercise his discretion, bound to consult chief justice of India, bound to invite single largest party to form the government. बताइए क्या होगा? तो अगर किसी, तो एक मिनट, लीगल प्रिंसिपल क्या है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी जो एडवाइस करेगी प्राइम मिनिस्टर को, और प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करता है प्रेसिडेंट को। ठीक है, लेकिन जब किसी पार्टी को क्लियर मेजोरिटी मिली नहीं है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का सवाल ही नहीं होता, प्राइम मिनिस्टर का सवाल ही नहीं होता, तो प्रेसिडेंट उस इच्छा में जो प्रेसिडेंट को सबसे उचित लगता है वो करता है, तो आंसर क्या होगा? बी। चलिए ना, ये होमवर्क है, कॉन्ट्रैक्ट का है, ये भी होमवर्क है, ये भी अपन ने इस टाइप का पहले किया है। A person who is usually of sound mind, usually of unsound mind, but occasionally sound mind may make a contract। बच्चों ये तो मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। एक पर्सन जो नॉर्मली क्या होता है, साउंड माइंड का होता है, सॉरी यूजुअली अनसाउंड माइंड का होता है, पागल है, बट कभी कभी साउंड माइंड के आदमी की तरह बिहेव करता है, तो उस साउंडनेस ऑफ माइंड के टाइम पे वो जो कॉन्ट्रैक्ट बनाता है वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, हमने पहले डिस्कस किया है। सिचुएशन देखते हैं। एक जमाल पागल आदमी है और लेकिन कभी कभी साउंड माइंड के इसको दौरे आते हैं, मतलब समझदार आदमी की तरह कभी कभी बिहेव करता है। Jamal entered into a contract during such interval of sound mind. On having suffered a loss, he challenged the validity of the contract on the ground that he had not only was that he not only was mentally unsound but also lived in lunatic asylum. Also lived. तो जमाल ने जब कैसे था, जब वो साउंड माइंड का था तब उसने कॉन्ट्रैक्ट किया, जब साउंड माइंड का था मतलब व्हेन ही वाज एक्टिंग एज अ साउंड माइंड उसने कॉन्ट्रैक्ट किया। वो कॉन्ट्रैक्ट में जमाल को क्या हो गया? लॉस हो गया। आई पापा मेरे को लॉस हो गया, जमाल को लॉस हो गया। तो कॉन्ट्रैक्ट तो वैलिड है, हाँ? क्योंकि साउंडनेस ऑफ माइंड के टाइम पे किया गया। लेकिन जब उसको लॉस हुआ तो वो क्या बोलता है? नहीं नहीं नहीं, उस समय मैं आई वाज एक्टिंग एज अ, नहीं मैं अनसाउंड माइंड का था, भाड़ में गया, कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड, बात खत्म। क्यों? क्योंकि लॉ बोलता है कि भाई अगर अनसाउंड माइंड का आदमी वाज एक्टिंग एज अ पर्सन ऑफ साउंड माइंड और उस साउंडनेस ऑफ माइंड के टाइम पे उसने जो भी कॉन्ट्रैक्ट किए वो सब वैलिड होंगे। चलिए ये आपका होमवर्क है, सेम ही है, उल्टा है बस उसका। और मैंने ये एग्जाम्पल क्लास में भी दिया है, दारू वाला, मेरी बीवी दारू वापस करके आती है कुछ, अगर आपको याद हो तो। चलिए लेट्स सी।
ये अनड्यू इन्फ्लुएंस का है। अनड्यू इन्फ्लुएंस का प्रिंसिपल आपको पता है ना, दो पार्टीज के बीच में रिलेशन होता है जहां पे एक पार्टी डोमिनेट करने की पोजीशन पे होती है और अपनी इस डोमिनेटिंग पोजीशन का इस्तेमाल कुछ ऐसा करो, मतलब अपनी डोमिनेटिंग पोजीशन का इस्तेमाल क्या करती है, किसी दूसरी पार्टी को कन्विंस करने के लिए करती है, और जब कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स जो है वो रीजनेबल नहीं है, नुकसान पहुंचाते हैं। याद है ना, मैं टीचर हूं आपका, आप मुझसे मेरी बहुत इज्जत करते हैं, मैंने आपसे बोला कि अपनी मर्सिडीज कार 500 में बेच दे, तुम बोलते नहीं, मैंने बोला सीएस बनना है ना, तो तुम मॉरल प्रेशर में आके बेच देते हो। चलिए एक केस देखते हैं। मिस्टर अश्विनी हैविंग एडवांस्ड मनी टू हिज सन। मिस्टर अश्विनी ने अपने बेटे को पैसे दिए, ठीक है। चल, तो मिस्टर अश्विनी ने अपने बेटे को पैसे दिए, भुवन नाम था बेटे का, भुवन बम, ड्यूरिंग हिज माइनॉरिटी। Upon Bhuvan's coming of age, obtains by misuse of his parental influence a bond from Bhuvan for greater amount than the sum due in respect of advance. समझा? तो आप जब 16 साल के थे तो आपके पापा ने आपको 1 लाख रुपए दिया, ठीक है, कि भाई रख ले, 1 लाख रुपए काम आएंगे तेरे। आप जैसे 18 साल के हुए, आपके पापा ने आपसे एक बॉन्ड बनवा लिया। बॉन्ड मतलब रिटर्न प्रॉमिस टू पे मनी। उसमें लिखा था कि मैंने अपने पापा से 1 लाख रुपए लिए और मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं अपने पापा को 2 लाख रुपए दूंगा इस तारीख को, ठीक है। तो खैर ये तो वॉइड एब इनिशियो ही है, लेकिन इस केस में एक और रीजन है कि भाई अब यहाँ पे लिखा है ना, आउट ऑफ पेरेंटल इन्फ्लुएंस, मतलब दबाव डाला अश्विनी के ऊपर, मतलब अश्विनी ने अपने बेटे को दबाव डाला कि मेरे को 2 लाख का बॉन्ड लिख के दे साले, अभी लिख के दे, तू मेरा बेटा है। क्या है बच्चों, डिसाइड। सीधी बात है, अश्विनी ने क्या यूज किया, अनड्यू इन्फ्लुएंस, दैट्स इट, ठीक है। कोर्शन, फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन के थ्रू अगर, लीगल प्रिंसिपल, कोर्शन, फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन के थ्रू अगर कोई व्यक्ति कंसेंट ऑब्टेन करता है तो द अग्रीमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, तो वॉइडेबल है, करेक्ट है। कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन के थ्रू जो भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो अग्रीव पार्टी के ऑप्शन पे वॉइडेबल होते हैं। ये हम लोगों ने पढ़ा है, अगर आपको याद हो। देखिए क्या है, मिस्टर अरुण इंटेंडिंग टू डिसीव मिस्टर प्रकाश, मतलब मिस्टर अरुण जो है इंटेंडिंग, चाह रहे हैं मिस्टर प्रकाश को बेवकूफ बनाना। Falsely represented this that 500 tons of fertilizer are made annually at his factory and thereby induced Mr. Prakash to buy the factory. अब बच्चों देख लिए यहाँ पे falsely लिखा है, ठीक है। तो मिस्टर अरुण ने झूठ बोला कि भाई उसकी फैक्ट्री में 500 टन फर्टिलाइजर हर साल बनता है, और प्रकाश को कन्विंस कर लिया, क्या करने के लिए, कि तू मेरी फैक्ट्री खरीद, झूठ बोल के कन्विंस किया, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है। किसके ऑप्शन पे, अग्रीव पार्टी। अग्रीव पार्टी कौन है, प्रकाश, सीधी बात है। चलिए नेक्स्ट, लीगल प्रिंसिपल। अच्छा, मिस्टेक भी पढ़ा था अपन ने। एक वन पार्टी की मिस्टेक होती है तो वो यूनिलैटरल मिस्टेक होती है, दो पार्टी की मिस्टेक होती है तो बायलैटरल मिस्टेक होती है, याद है आपको। और बायलैटरल मिस्टेक में जो अग्रीमेंट है वो वॉइड हो सकता है, और अगर कॉन्ट्रैक्ट हो गया है तो वॉइड, तो कॉन्ट्रैक्ट भी वॉइड हो सकता है। मिस्टर रुपेश अग्रीज टू बाय फ्रॉम मिस्टर जलज सर्टेन कार। तो मिस्टर रुपेश जो है अग्री करता है कि वो जलज से क्या खरीदेगा, कार खरीदेगा। इट टर्न्स आउट दैट द कार वाज स्क्रैप्ड एट द टाइम ऑफ बार्गेन, और किसी को पता नहीं था। तो मैं और आप कार को लेके डीलिंग कर रहे हैं, और कार गैरेज में खड़ी थी और गैरेज में भूकंप आया, कार खत्म हो गई, तो अग्रीमेंट क्या हो जाएगा, द अग्रीमेंट इज वॉइड, ठीक है। कुछ फ्रॉड वगैरह का केस नहीं था, वॉइडेबल होने का सवाल ही नहीं है। हम तो दोनों पार्टी की मिस्टेक है तो अग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा, वॉइड एब इनिशियो। और मान लो अगर कॉन्ट्रैक्ट वॉन्ट्रैक्ट हो जाता, पैसे का एक्सचेंज होता, तो कॉन्ट्रैक्ट भी वॉइड हो जाता, बट यहाँ पे अग्रीमेंट वॉइड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या है, जिस अग्रीमेंट का ऑब्जेक्ट या फिर कंसीडरेशन अगर अनलॉफुल है तो वो पूरा अग्रीमेंट ही वॉइड एब इनिशियो है, याद है आपको। चलिए, मिस्टर थॉमस promises मिस्टर जॉनसन to drop a prosecution which he had instituted against Mr. Johnson for robbery
एंड मिस्टर जॉनसन प्रॉमिसेस टू रिस्टोर द वैल्यू ऑफ थिंग्स टेकन। हमेशा याद रखिए बच्चों, क्राइम जो होते हैं ना वो सरकार के खिलाफ होते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ऐसा है कि आपके घर पे डकैती हुई 10 करोड़ की, आपको पता चल गया डकैती किसने की है, तो जिसने डकैती किया आपने उसके खिलाफ केस कर दिया, ठीक है, क्रिमिनल केस है ना बच्चों। क्राइम हमेशा गवर्नमेंट के खिलाफ होते हैं, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट होते हैं। तब जो जिसने गुनाह किया उसको सजा देना तो कानून का काम है। तो आपने केस फाइल कर दिया डकैत के अगेंस्ट, जिसने चोरी की है। अब वो डकैत आपसे प्रॉमिस करता है कि नहीं नहीं मैं आपका पूरा पैसा वापस कर दूंगा, मेरे खिलाफ केस छोड़ दो। तो आप अगर मान जाते हैं कि नहीं नहीं मैं केस ड्रॉप कर दूंगा, तो बच्चों हमेशा याद रखना ये अग्रीमेंट वॉइड है। क्यों वॉइड है? आप क्रिमिनल केस को कभी भी सेटल नहीं कर सकते। क्रिमिनल केस में गुनाह सजा मिलेगी ही, ठीक है, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है। अनलॉफुल क्यों है? क्योंकि आप एक कानूनी प्रक्रिया में अड़चन पैदा कर रहे हैं। तो क्रिमिनल केस को सेटल करने का ऑब्जेक्ट कभी भी ठीक नहीं है, मतलब गलत है, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। A stranger to contract cannot sue for want of privity of contract। कुछ नहीं बच्चों, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट स्यू नहीं कर सकता कॉन्ट्रैक्ट में। A who is indebted to B sells his property to C। A को उधार चुकाना है, किसका? B का। तो A को उधार चुकाना है B का, तो A ने अपनी प्रॉपर्टी किसको भेज दी? C को। C promises to pay off the debt to B। C किससे वादा करता है? B से, कि भाई मैं तेरे को पैसे चुका दूंगा। C feels to pay B। C क्या कर जाता है? पैसे चुका नहीं पाता। किसको चुका नहीं पाता? B को। डिसाइड। समझा केस क्या है? A और B में कॉन्ट्रैक्ट है। A हैज टू पे टू B। एक प्रॉपर्टी किसको भेज देता है? C को भेज देता है। C प्रॉमिस करता है B से कि भाई जो A का उधार था वो मैं चुकाऊंगा। C ऐसा बोलता है किसको? B को। ठीक है, अब अपने को डिसाइड करना है केस में, मतलब अगर A और B का कॉन्ट्रैक्ट है तो C क्या है? स्ट्रेंजर है। देखिए, B हैज नो राइट टू sue C फॉर देयर इज नो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन B एंड C। तो B जो है वो C को sue नहीं कर सकता, क्योंकि B और C के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। B has the right to sue C as there is a privity of contract between B and C। B C को sue कर सकता है। C has no legal obligation to pay C has no legal obligation to A to pay B off। Once the property is sold to C, B can only sue C। Once the property is sold to C, B can only sue C and not। नहीं, गलत है। तो बच्चों क्या है सही आंसर? बच्चों B C के खिलाफ कोई भी केस नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि C इज स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। भाई लेन देन मेरे और आपके बीच में ना बच्चों, पैसे का जो व्यवहार है, लेन देन है, वो A और B के बीच में। C तो स्ट्रेंजर है ना पैसे। C भैया, C ने तो दुकानदार, C ने तो A से गाड़ी खरीदी ना, तो C को क्या करना कि A को किसको उधार चुकाना है। हाँ, इनके अग्रीमेंट में ऐसा लिखा होता कि A जो है वो C को कार बेचेगा। C को जो पैसा C जो है वो पैसा A को नहीं देगा, बल्कि किसको देगा? B को देगा। तब बात अलग होती, तब वो कॉन्ट्रैक्ट में C स्ट्रेंजर नहीं था। लेकिन A और B के बीच में जो भी कॉन्ट्रैक्ट है पैसे के लेन देन का, उसके लिए C स्ट्रेंजर है ना, तो B कैन नॉट sue C। B has no right to sue C for there is no privity of contract between B and C। एक्चुअली यहाँ पे ऐसा होना चाहिए as there is privity। इतना ही रखना है, ये प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये गलत कर दिया, और ये कट कर देना बच्चों, ठीक है। तो B हैज नो राइट टू sue C। All illegal agreements are void, but all void agreements are not necessarily illegal। पढ़ाया बच्चों अपन ने ये भी। कितना बचा है? अरे लास्ट ही है क्या? बच्चों आपको पता है ना
सारे इलीगल अग्रीमेंट्स वॉइड होते हैं, बट सारे वॉइड अग्रीमेंट इलीगल नहीं होते। मैंने पहली या दूसरी क्लास में ही बताया था। क्यों? सारे वॉइड अग्रीमेंट पनिशेबल नहीं होते। इलीगल मतलब पनिशेबल, तो जो इलीगल अग्रीमेंट है वो तो वॉइड होता है, बट जो वॉइड अग्रीमेंट है वो इलीगल नहीं होता। ए borrowed 1002 from B to buy a pistol. ए ने 1000 रुपए बोरो किए बी से पिस्टल खरीदने के लिए, to shoot C, which he did. He however failed to pay B and B decides to recover this money from A by filing a suit. मैंने ए को कर दो दुष्यंत जैन, बी को कर दो राम और सी को कर दो श्याम। तो दुष्यंत जैन ने राम से पैसे उधार लिए बंदूक खरीदने के लिए, श्याम को मारने के लिए। दुष्यंत जैन ने उधार लिए, बी ने उधार दिए बंदूक खरीदने के लिए, और श्याम, बी मतलब राम ने उधार दिए और श्याम का मर्डर हुआ। मर्डर हो गया। ही मतलब ए। अब बच्चों मैंने पैसे किसे उधार लिए थे? राम से उधार लिए थे, लेकिन मैं राम को पैसे मतलब बी को पैसे वापस नहीं कर पाया, तो बी मेरे खिलाफ केस फाइल करने की सोच रहा है। बच्चों हमेशा याद रखिए, इलीगल अग्रीमेंट के जो कोलेटरल अग्रीमेंट होते हैं वो भी इलीगल होते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड बी इज ऑल्सो इलीगल। ठीक है। अच्छा, एक और अच्छा पॉइंट है, द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन A and B will be illegal only if it is established that B was aware of the purpose at the time of borrowing. Void but not meaning illegal ही है। The contract between A and B is valid even if B was नहीं बचो, ये B मतलब इलीगल कब होगा? मतलब A ने B से जो बोरो किए थे ना पैसे 1000 रुपए, वो इलीगल कब होंगे? जब B को पता था। क्या पता था? देखिए मर्डर करना मेन पर्पस था, कोलेटरल पर्पस था पैसे बोरो करना बंदूक खरीदने के लिए। मैंने ये एग्जांपल क्लास में भी यूज किया था। तो अगर बी को पता था, क्या पता था? अगर बी को पता था कि ए मेरे से पैसे उधार लेके बंदूक खरीदेगा मर्डर करने के लिए, तो ही ए और बी का कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? इलीगल होगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। एंड दिस चैप्टर कम्स टू एन एंड। थैंक यू सो मच।